नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएस वेल्थ क्रिएशन चैनल में। मैं आपका दोस्त गजराज सिंह, सेबी एंड असम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर सेकंड का पार्ट बी। इसमें हम समझेंगे कि एट्रीब्यूट ऑफ इंडेक्स क्या है, इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इंडेक्स का मैनेजमेंट कैसे होता है, लिक्विडिटी क्या है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है, ये सभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का फोर्थ टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ इन इंडेक्स। एक इंडेक्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एक अच्छा इंडेक्स, उसके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। सबसे पहला, वो एक मार्केट का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता हो। एक इंडेक्स से उस ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर पता चलता है, या किसी सेक्टर का इंडेक्स है तो उस इंडेक्स को देख के ही हम बता सकते हैं कि उस सेक्टर के एवरेज स्टॉक्स की प्राइस आज क्या रही होगी। अगर इंडेक्स अप है तो एवरेज स्टॉक्स प्राइस अप हुई होगी, और अगर इंडेक्स डाउन है तो आज एवरेज स्टॉक प्राइस डाउन रही होगी उस सेक्टर की या ओवरऑल मार्केट की। दूसरा, इंडेक्स को एक थर्ड पार्टी द्वारा कंप्यूटेड किया जाना चाहिए। कैलकुलेशन उसकी इंडेक्स की एक थर्ड पार्टी के द्वारा होनी चाहिए, जो किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स से इन्फ्लुएंस ना हो। जैसे कि मैच में एम्पायर होता है, वो दोनों टीम्स जो प्लेयर है उन सबसे इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो अलग होता है। तीसरा, ये प्रोफेशनली मेंटेन होना चाहिए। तो तीन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। सबसे पहला, वो ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता हो। दूसरा, कंप्यूटेड बाय थर्ड पार्टी, और फ्री इन्फ्लुएंस, मार्केट पार्टिसिपेंट का उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और तीसरा, प्रोफेशनली मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट को समझने से पहले हमें लिक्विडिटी को समझना होगा। लिक्विडिटी का मतलब है कि हम किसी स्टॉक में कोई बाई और सेल ऑर्डर डालना है, लार्ज ऑर्डर डालना है, तो हम उसको इजीली एग्जीक्यूट कर पाए विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस इतना मूव ना करे और हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाए। सिंपल वर्ड्स में, हम इजी एंट्री और इजी एग्जिट, हम बाई या सेल इजीली कर पाए विदाउट बिग प्राइस स्विंग। प्राइस में इतना मोमेंट ना हो और हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। हाई लिक्विडिटी का मतलब है स्मूथली ट्रेडिंग, वॉलिटिलिटी लेस। लो लिक्विडिटी जहां पे होगी वहां पे हम अगर छोटा भी ऑर्डर डालेंगे तो वो भी प्राइस को शार्पली मूव करेगा। जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, वो सारे के सारे लिक्विडिटी, उनमें हाई लिक्विडिटी है। वहां पे अगर हम चाहें कि हम आईसीआईसी को या एचडीएफसी को या एसबीआई को थोड़ा मूव करा दें तो नहीं करा पाएंगे। हमने 1000 क्वांटिटी खरीदी, 2000 क्वांटिटी खरीदी, इवन 50,000 तक की भी क्वांटिटी खरीदेंगे तो हम उसको 5-10 पैसे या 1 रुपया ही उतना ही मूव कर पाएंगे, इससे ज़्यादा मूव नहीं करा पाएंगे। उनको केवल इंस्टीट्यूशंस ही मूव करा पाते हैं, जो कई करोड़ों का, हजारों करोड़ों का जो है उसमें ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो लिक्विडिटी का मतलब है हमारा इजी एंट्री और इजी एग्जिट विदाउट बिग प्राइस स्विंग। इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो लिक्विडिटी का एक वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ऑर्डर बुक जितने भी बाई और सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं डिफरेंट प्राइस लेवल पे, वो ऑर्डर बुक में शो होते हैं। अगर बायर और सेलर क्लोज प्राइस पे हैं तो उसका मतलब है कि उसमें लिक्विडिटी बहुत हाई है। अगर बायर है और सेलर दोनों की प्राइस बिल्कुल पास पास है तो उस स्टॉक्स की लिक्विडिटी अच्छी है। जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, सब में हाईली लिक्विड होते हैं। और जो पेनी स्टॉक्स हैं उनमें लिक्विडिटी कम होती है, वो इलिक्विड होते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कोई स्टॉक है, उसका बाई ऑर्डर 100 का लगा हुआ है 99 रुपीज 90 पैसे पे। 200 शेयर का ऑर्डर लगा हुआ है 99 रुपीज 95 पैसे पे ऑर्डर बुक में। सेल ऑर्डर लगे हुए 150 शेयर्स के 100 रुपीज 5 पैसे पे। 250 शेयर्स का लगा हुआ है 100 रुपीज पे। तो यहाँ पे अगर हमको 200 शेयर परचेज करने हैं तो बेस्ट बाई है हमारा 99 रुपीज 95 पैसा, और सेल ऑर्डर है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज के आसपास वो हमारी डील हो जाएगी। इसमें प्राइस में कोई ज़्यादा जंप नहीं आएगा। इसी को ही लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी जो डेप्थ है ऑर्डर बुक की और जो ऑर्डर वॉल्यूम में ट्रेड हो रहे हैं उसी पे डिपेंड करती है। स्टॉक्स जिनमें हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, लाइक रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एसबीआई, जितने ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वे हाईली लिक्विड हैं।
और जो पेनी स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो लो लिक्विड या इलिक्विड होते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है कि हमारी एबिलिटी टू ट्रेड बिग वॉल्यूम विदाउट डिस्टर्बिंग प्राइस। हमारी जो ट्रेडिंग बिग वॉल्यूम में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, लार्ज ऑर्डर जो प्लेस कर रहे हैं, उससे हम प्राइस को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्डर बुक डेप्थ, जितनी ज़्यादा ऑर्डर बुक में उसमें डेप्थ होगी, जितना मिनिमम बाई और सेल का गैप होगा, उतना ही स्टॉक लिक्विड होगा। हाईली लिक्विड स्टॉक सेफर एंड स्मूथर इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वहाँ पे एंट्री और एग्जिट बिल्कुल स्मूथ होगा। अगर स्टॉक लिक्विड है तो हम वहाँ पे एंट्री या एग्जिट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वहाँ से हम जल्दी से एंट्री एग्जिट नहीं कर पाएंगे। इम्पैक्ट कॉस्ट को और क्लैरिटी से समझने के लिए और ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, इस प्रोसीजर को समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ऑर्डर बुक समझते हैं। ये ऑर्डर बुक है किसी स्टॉक की। यहाँ पे बाई है, बायर की बिडिंग प्राइस, सेल में जो सेल ऑर्डर लगे हुए हैं वो सेलर की आस्किंग प्राइस है। यहाँ पे 4 बाई ऑर्डर लगे हुए हैं, 4 सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। जो पहला ऑर्डर है बाई का वो लगा हुआ है क्वांटिटी 1000 का 4 रुपीज़ पे। दूसरा ऑर्डर लगा हुआ है 1000 क्वांटिटी का 3 रुपीज़ 90 पैसे पे। तीसरा ऑर्डर लगा हुआ है 2000 क्वांटिटी का 3 रुपीज़ 80 पैसे पे। फोर्थ ऑर्डर लगा हुआ है 1000 क्वांटिटी का 3 रुपीज़ 70 पैसे पे। इसी तरह सेल ऑर्डर भी लगे हुए हैं। सेल ऑर्डर लगा हुआ है पहला 2000 क्वांटिटी का 4 रुपीज़ 50 पैसे पे। फिर 1000 क्वांटिटी का 4 रुपीज़ 55 पैसे पे। फिर 500 का 4 रुपीज़ 70 पैसे पे। फिर 100 क्वांटिटी का 4 रुपीज़ 75 पैसे पे। तो इस तरह से ऑर्डर बुक में एंट्रियां होती हैं। अब इस ऑर्डर बुक से समझते हैं कि ऑर्डर मैच कैसे होता है। इस ऑर्डर बुक में 4 बाई ऑर्डर लगे हुए हैं और 4 सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। जो हमारा बेस्ट बाई ऑर्डर था वो था 4 रुपीज़ पर, और जो बेस्ट सेल ऑर्डर था वो था हमारा 4 रुपीज़ 50 पैसे पर। तो जो डिफरेंस है बेस्ट बाई का और बेस्ट सेल का वो है 4 रुपीज़ 50 पैसा माइनस 4 रुपीज़ 50 पैसे का डिफरेंस है 50 पैसे का। तो यही हमारा बिड आस्क स्प्रेड है। बिड आस्क स्प्रेड है जो बेस्ट बाई ऑर्डर है, जो बेस्ट सेल ऑर्डर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो बिड आस्क स्प्रेड कहलाता है। अगर ट्रेडर यहाँ पे 100 शेयर का बाई ऑर्डर डालता है तो उसको बेस्ट सेल ऑर्डर के साथ में मैच किया जाएगा। बेस्ट सेल ऑर्डर हमारा कितने पे अवेलेबल है? 4 रुपीज़ 50 पैसे पे। तो यहाँ पे उसको शेयर मिलेंगे खरीदने के लिए 4 रुपीज़ 50 पैसे पे। तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 100 इंटू 4 रुपीज़ 50 पैसा 450 रुपीज़। वो 450 रुपीज़ में 100 शेयर खरीद पाएगा, जबकि 400 पे उसने डाला था ऑर्डर 4 रुपीज़ इंटू 100। परंतु वहाँ पे कोई सैलरी अवेलेबल नहीं है उसको बेचने के लिए। सेलर अवेलेबल है 4 रुपीज़ 50 पैसे पे। ऐसे ही अगर वो 450 रुपीज़ पे उसने ऑर्डर ले लिया, 100 शेयर उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, अभी उसको बेचना चाह रहा है, तो बेस्ट सेलिंग ऑर्डर मैच होगा बेस्ट बाई ऑर्डर के साथ में। और बेस्ट बाई ऑर्डर कितने पे खड़ा है? 4 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे उसको मिलेंगे 400 रुपीज़। वैल्यू कितनी रिसीव करेगा? क्योंकि 4 रुपीज़ पे उसका बिकेगा, तो 100 इंटू 4 रुपीज़ 400 रुपीज़। तो बाई हुआ 450 पे, सेल हुआ 400 पे, तो उसका लॉस हो गया कितने का? 50। जो हमारा बिड आस्क स्प्रेड था 50 पैसे का बिड आस्क था और 100 शेयर खरीदे, तो सेम 0.50 इंटू 100 50 रुपीज़। तो लॉस हुआ बिड आस्क स्प्रेड इंटू नंबर ऑफ शेयर। बिड आस्क स्प्रेड ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट की तरह काम करता है। जहां पे लिक्विडिटी अच्छी होगी वहां पे बिड आस्क स्प्रेड बहुत ही कम होगा। प्राइस ये क्या है? मार्केट चार्ज करता है ट्रेडिंग के प्रिविलेज में। लार्जर स्प्रेड हायर कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। ये जितना भी इनका डिफरेंस बड़ा होता चला जाएगा उतना ज़्यादा ही आपको ट्रेडिंग कॉस्टली बढ़ती चली जाएगी। नैरो स्प्रेड मोर लिक्विड मार्केट। जितना भी ये बिड आस्क का स्प्रेड कम होगा, तो अगर हमें किसी स्टॉक की लिक्विडिटी चेक करनी है तो हमें उसका बिड आस्क स्प्रेड देखना है कि बेस्ट बाई ऑर्डर बेस्ट सेल ऑर्डर कहाँ पे है। उनके बीच में जितना भी कम गैप होगा उतनी ही उस स्टॉक में लिक्विडिटी है और वो चीपर टू ट्रेड है, उतना ही हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो कम होगी। ये तो हमने 100 शेयर का देखा। अभी हम देखते हैं कि लार्ज ऑर्डर हमें प्लेस करना है तो कैसे ट्रांजैक्शन होगा उसका। अभी मान लो कि हमें 3000 शेयर खरीदने हैं,
सेम ऑर्डर बुक फॉलो करते हैं, उसी ऑर्डर बुक पे डिस्कस करते हैं। अभी हमें 3000 ऑर्डर का शेयर बाई करना है और सेल करना है। तो सबसे पहले हम सेल का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। जब हम सेलिंग के लिए ऑर्डर डालेंगे तो हमारा होगा बाई ऑर्डर के साथ मैच। तो बाई ऑर्डर पे हमारा 1000 क्वांटिटी है 4 रुपीज़ पे, तो हमारी 1000 क्वांटिटी आएगी 4 रुपीज़ की। उसके बाद में 1000 क्वांटिटी आएगी 3 रुपीज़ 90 पैसे की। अभी हमें 1000 शेयर हो चाहिए, तो नेक्स्ट 1000 शेयर जो हैं वो है 3 रुपीज़ 80 पैसे पे अवेलेबल। तो यहाँ से हमें 1000 शेयर 3 रुपीज़ 80 पैसे में मिलेंगे। तो टोटल हमारा होगा 1000 शेयर 4 रुपये पे, 1000 शेयर 3 रुपये 90 पैसे पे और 1000 शेयर 3 रुपीज़ 80 पैसे पे। सेम ऐसे ही अगर हमें 3000 का ऑर्डर बाई ऑर्डर डालना है तो बाई ऑर्डर कैसे होगा? बाई ऑर्डर होगा मैच हमारा सेल ऑर्डर के साथ में। सेल ऑर्डर में 2000 क्वांटिटी अवेलेबल है 4 रुपीज़ 50 पैसे पे, तो 4 रुपीज़ 50 पैसे पे 2000 शेयर, नेक्स्ट बचे हमारे 1000 शेयर। तो 1000 शेयर अवेलेबल है नेक्स्ट 4 रुपीज़ 55 पैसे पे। तो 1000 शेयर मैच होंगे हमारे 4 रुपीज़ 55 पैसे के हिसाब से। तो इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। आइडियल प्राइस, अब आइडियल प्राइस समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले बिड आस्क स्प्रेड, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इस सिनेरियो में हमारा बिड आस्क स्प्रेड था 50 पैसे का। इस 50 पैसा जो हमारा है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है स्मॉल ट्रेड के लिए। जितनी भी ट्रेड 4 रुपीज़ 50 पैसे और 4 रुपीज़ पे जो हमारी बाई और सेल ऑर्डर अवेलेबल हैं उनके लिए है। अब हमारा एवरेज बेस्ट बिड एंड बेस्ट टास्क क्या होगा? 4 रुपीज़ प्लस 450, जितना बेस्ट बिड था हमारा बेस्ट आस्क था उसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। एवरेज बेस्ट बिड एंड बेस्ट टास्क, तो यहाँ पे हमारा हो गया 4 रुपीज़ 25 पैसा। इसका मतलब है कि हमारा ऑर्डर 4 रुपीज़ 25 पैसे के आसपास एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ये हमारी आइडियल प्राइस है। आइडियल प्राइस का मतलब है जो हमारा बेस्ट बिड और बेस्ट टास्क है उसका एवरेज प्राइस निकालेंगे तो हमारी आइडियल प्राइस हो गया। परफेक्ट लिक्विड अगर मार्केट है तो हमारी ट्रेड इसी के बीच में एग्जीक्यूट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जब हम लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जब हम बाई साइड जाते हैं तो हम जो आइडियल प्राइस है 4 रुपीज़ 25, इससे ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं। हमने कितना किया था? 4 रुपीज़ 50 पैसा पे किया था। और अगर हम सेल साइड में जा रहे हैं तो इससे कम पैसा रिसीव करते हैं। कितना मिला था हमें वहाँ पे? 4 रुपीज़ मिला था। तो बाई साइड में हमें आइडियल प्राइस से ज़्यादा पैसा देना है और सेल साइड में हमें कम पैसा मिलेगा। इसी डेविएशन जो हमारा डेविएशन हो रहा है ना आइडियल प्राइस से, कि हमें बाई करते समय ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है और सेल करते समय हमारे पास कम पैसा आ रहा है, ये जो डेविएशन है यही हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट है। इम्पैक्ट कॉस्ट जो हमारी आइडियल कॉस्ट होनी चाहिए थी उस आइडियल कॉस्ट को न होकर हमारी कॉस्ट समथिंग डिफरेंस आ जा रही है, क्योंकि बेस्ट टास्क और बेस्ट बिड के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें इम्पैक्ट कॉस्ट के रूप में देना पड़ रहा है। तो जो ये आइडियल प्राइस से जितना हम कम या ज़्यादा कम ले रहे हैं और ज़्यादा दे रहे हैं वो हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट है। इसको और क्लियरिटी समझने के लिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो हमें 1500 शेयर खरीदने हैं किसी स्टॉक के और उसकी ऑर्डर बुक की एंट्री कुछ इस प्रकार से है कि बेस्ट बाई ऑर्डर लगे हुए हैं 1000 क्वांटिटी 9 रुपीज़ 80 पैसे पे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर है 9 रुपीज़ 70 पैसे पे 2000 शेयर का। उसके बाद 9 रुपीज़ 60 पैसे पर 3000 शेयर का। इसी तरह सेल साइड की एंट्री है, बेस्ट सेल ऑर्डर लगा हुआ है 9 रुपीज़ 90 पैसे पे क्वांटिटी 1000। उसके बाद नेक्स्ट सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है 1500 शेयर का 10 रुपीज़ पर। उसके बाद नेक्स्ट 1000 शेयर 10 रुपीज़ 10 पैसे पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा बिड आस्क स्प्रेड कितना है, 9 रुपीज़ 80 पैसे और 9 रुपीज़ 90 पैसे। तो इनका डिफरेंस हो गया 10 पैसे का। तो हमारा बिड आस्क स्प्रेड है 10 पैसे का। अब इसकी आइडियल प्राइस निकालने, आइडियल प्राइस निकालने के लिए जो बेस्ट बाई ऑर्डर है जो बेस्ट सेल ऑर्डर है उनका एवरेज होगा। तो 9 रुपीज़ 90 पैसा प्लस 9 रुपीज़ 80 पैसा डिवाइड बाई 2, तो 9 रुपीज़ 85। तो हमारी आइडियल प्राइस आएगी 9 रुपीज़ 85। पर हमें 9 रुपीज़ 85 में शेयर नहीं मिलेगा। अब हमें 1500 शेयर अगर परचेज करने हैं तो इसको बेस्ट सेल ऑर्डर के साथ में मैच किया जाएगा। बेस्ट सेल ऑर्डर 1000 क्वांटिटी है 9 रुपीज़ 90 पैसे में, तो 1000 शेयर तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे 9 रुपीज़ 95 पैसे में। उसके बाद जो बचे हुए 500 शेयर बचे हैं वो नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ पे है, 10 रुपीज़ पे।
तो वहां से होंगे एग्जीक्यूट। तो हमारे 9 रुपीज 90 पैसे के 1000 शेयर और 10 रुपीज के 500 शेयर। तो अब हमारी एक्चुअल बाइंग प्राइस कितने पे होगी? 1000 गुना 9 रुपीज 90 पैसे और 500 को गुना करेंगे 10 रुपीज से, और फिर 1500 शेयर हमने बाई किए हैं तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट आएगी हमारी एक शेयर की 9 रुपीज 93 पैसा, जबकि हमारी एडेड प्राइस थी 9 रुपीज 85 पैसा। तो जो हमारा ये 8 पैसा है वो हमारा गया इम्पैक्ट कॉस्ट में। अगर इस इम्पैक्ट कॉस्ट को हम परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो 9 रुपीज 93 पैसा माइनस 9 रुपीज 85 पैसा जो हमारी आइडल प्राइस थी, जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से आइडल प्राइस घटाएंगे और उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज आएगी इसकी निकल के 0.84%। तो हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट आ गई 0.84%। ये इम्पैक्ट कॉस्ट जैसे ही ऑर्डर साइज बड़ा होता चला जाएगा इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि बिड आस्क गैप बढ़ता जाएगा। और इसी तरह से बाई साइड की अलग होगी, सेल साइड की अलग होगी। तो आई होप इम्पैक्ट कॉस्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। इम्पैक्ट कॉस्ट जो हमें ट्रांजैक्शन के रूप में देनी पड़ रही है, जो हमें एक्चुअल आइडल प्राइस के पास नहीं मिल रहा, उससे अलग मिल रहा है ऑर्डर, वो इम्पैक्ट कॉस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स मैनेजमेंट। इंडेक्स मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी कभी कॉर्पोरेट एक्शन होंगे तो इंडेक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा उसी कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से। इसी को इंडेक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन क्या क्या है? बोनस इशू हुआ, राइट इशू हुआ, या स्टॉक स्प्लिट है, कंसोलिडेशन है, मर्जर एक्विजिशन है। इसका गोल है कि इंडेक्स की वैल्यू डिस्टोर्ट ना हो, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसीलिए इंडेक्स का मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट, इंडेक्स रिवीजन। इंडेक्स रिवीजन का मतलब है कि इंडेक्स के कंपोजिशन में चेंज करना, इंडेक्स में जो स्टॉक हैं उनको रिप्लेस करना। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ट्रेडिंग पैराडिग्म चेंज हो जाते हैं, कुछ स्टॉक्स इनएक्टिव हो जाते हैं, उनमें लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, पार्टिसिपेट नहीं हो पाता उन स्टॉक्स में। तो उन पुराने स्टॉक्स को रिप्लेस करके नया एक्टिव ट्रेडिंग स्टॉक जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है उसको इंडेक्स में सम्मिलित कर लेते हैं। यहाँ पे हम 3 चीज डिस्कस करेंगे: इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन, इंडेक्स का मेंटेनेंस और इंडेक्स का रिवीजन। इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि स्टॉक्स में सिलेक्शन कैसे होता है, क्या मेथोडोलॉजी है जो डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक इसमें आने चाहिए। फिर मेंटेनेंस, जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं उनको एडजस्ट कैसे करते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। और रिवीजन, जो उसका कंपोजिशन है उसको रिवीजन करना, अपडेट करना मार्केट ट्रेंड के हिसाब से। तो ये तीनों चीज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं जो ये प्रोसेस मैनेज करती हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी बनी रहे। बीएससी इंडेक्स है उसको मैनेज करती है एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और जो एनएससी इंडाइसिस है उसको मैनेज करती है एनएससी इंडाइसिस लिमिटेड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडेक्स कंस्ट्रक्शन को। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन का कोर आइडिया क्या है? इंडेक्स कंस्ट्रक्शन का कोर आइडिया है कि एक अच्छा इंडेक्स वो होता है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडिटी के बीच में बैलेंस बना हुआ हो। वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और वेल लिक्विड होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि वो ओवरऑल मार्केट की स्थिति बताए। हर सेक्टर के स्टॉक उसमें होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक ही सारे स्टॉक एक ही जैसे हों, एक ही सेक्टर के हों। और अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो ईज ऑफ ट्रेडिंग नहीं होगी। अब डाइवर्सिफिकेशन के क्या बेनिफिट है? मान लो हमने एक स्टॉक में सारा पैसा लगा दिया तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। वहीं अगर हम एक पोर्टफोलियो बना ले 10 से 20 स्टॉक का तो हमारा शार्पली रिस्क कम हो जाएगा। इसके बाद फिर हम 50 से 100 स्टॉक्स करें तो जो हमारा 10 से 20 स्टॉक करने में रिडक्शन हुआ है वहां पे बहुत शार्पली हुआ था, पर 50 से 100 स्टॉक्स करेंगे तो हमारा रिडक्शन रिस्क का बहुत ही कम होगा। और हो सकता है कि अब हम 100 से ज्यादा उसको बढ़ाएं तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। तो मेन कोर आइडिया ये है कि हम जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई करने का मतलब एक ही लिमिट तक वो डाइवर्सिफाई हेल्प करता है हमारे रिस्क रिडक्शन में। उससे ज्यादा डाइवर्सिफाई करते जाएंगे तो बहुत ही लिटिल एफर्ट डालता है रिस्क रिडक्शन में। हमें एक लिमिट तक ही डाइवर्सिफाई करना है। ऐसा नहीं कि हमने अपने पोर्टफोलियो में 200 स्टॉक डाल दिए, 500 स्टॉक डाल दिए, कोई मतलब नहीं होता उसको डालने का। हमें केवल 50 to 100 स्टॉक्स के बीच में ही डाइवर्सिफाई करना है।
अब स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, स्टॉक क्वालिटेटिव और क्वांटिटी पैरामीटर जो इन दोनों पैरामीटर पे खरे उतरते हैं उसी के बेस पे उनको चुना जाता है। जो पैरामीटर सेट किए जाते हैं वो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर के द्वारा किए जाते हैं। जो भी उन क्राइटेरिया को मीट करता है वो एंटाइटल हो जाता है कि उसको इंडेक्स में इंक्लूजन कर लिया जाए, उसको इंडेक्स में सम्मिलित कर लिया जाए। डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी फाइनल इंक्लूजन या रिमूवल, कोई स्टॉक्स उसमें रहेगा या कोई स्टॉक्स उसमें से निकाला जाएगा, ये एक स्पेशलाइज्ड इंडेक्स कमेटी बनती है। उस कमेटी का ही निर्णय होता है कौन सा स्टॉक उस इंडेक्स में सम्मिलित किया जाएगा, लिया जाएगा, या कौन सा उसमें से रिमूव कर दिया जाएगा। किसका इंक्लूजन होगा, किसका रिमूवल होगा, वो स्पेशलाइजेशन इंडेक्स कमेटी जो होगी वो ही डिसाइड करेगी। कमेटी ही इंश्योर करती है कि इंडेक्स हमेशा डाइवर्सिफाइड रहे, लिक्विड रहे और रिलेवेंट रहे। ये सारा काम उस इंडेक्स कमेटी का है जो स्पेशलाइज्ड बनाई जाती है उसी के लिए। नेक्स्ट है इंडेक्स मेंटेनेंस एंड रिवीजन। इंडेक्स को जब भी कॉर्पोरेट एक्शन होंगे कंसिस्टेंटली उसको कंपेरेबल बनाने के लिए ओवर द टाइम एडजस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। कॉर्पोरेट एक्शन के एग्जांपल है स्टॉक स्प्लिट, शेयर इशुएंस, डिविडेंड्स, रिस्ट्रक्चरिंग इवेंट, मर्जर या कंसोलिडेशन। इसका गोल है कि इंडेक्स वैल्यू हमेशा मीनिंगफुल रहे और जो भी कॉर्पोरेट एक्शन हुए हैं उससे जो टेक्निकली चेंज हुआ है उससे अनअफेक्टेड रहे। और इंडेक्स का रिवीजन, टाइम पे इंडेक्स में स्टॉक ऐड किए जाते हैं और रिमूव किए जाते हैं। जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे उसको इंडेक्स से निकाल दिया जाता है, दूसरे उसकी जगह इंडेक्स में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। और ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसका पर्पज है कि मोस्ट वाइब्रेंट और एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटी इंडेक्स में रहें, जो लिक्विड हैं, जो टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन में है, जिनका फ्री फ्लोट सबसे ज्यादा है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री फ्लोट बढ़ता जाएगा और जिसका घट जाएगा उसको उसमें से निकाल दिया जाएगा। इंश्योर करते हैं कि इंडेक्स करेक्टली रिफ्लेक्ट करे उस मार्केट बिहेवियर को। इसका आउटकम है इंडेक्स रिलेवेंट रहता है और करंट मार्केट ट्रेंड से अलाइन रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर इंडाइसेस इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से मेजर इंडाइसेस हैं? सबसे पहले S&P BSE सेंसेक्स, ये एक BSE का फ्लैगशिप इंडेक्स है। ये 30 कंपनियां हैं इसमें। ये ट्रैक करता है जो लार्ज कैप की 30 कंपनियां हैं, फाइनेंशियली साउंड है और ये कंपनियां सारे अक्रॉस ऑल की सेक्टर की हैं। इसके बाद नंबर आता है S&P BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 50। जो सेंसेक्स नेक्स्ट 50 है, जो टॉप 30 कंपनियां होगी, उसके अलावा जो नेक्स्ट 50 कंपनियां हैं सेंसेक्स के बाद में मिड लार्ज सेगमेंट की, वो इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद आता है S&P BSE 100। ये कवर करता है टॉप 100 कंपनी जो BSE पे लिस्टेड हैं। जितनी भी कंपनियां BSE पे लिस्टेड हैं उनमें से जो टॉप 100 कंपनी हैं वो इसमें आती हैं। ये पूरे ब्रॉडर मार्केट का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। इसके बाद आता है S&P BSE 200। जितनी भी कंपनियां BSE में लिस्टेड हैं उनमें से 200 कंपनी ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें 200 कंपनी आ गई कंपेयर टू BSE 100। इसके बाद आता है S&P BSE 500। ये वाइडेस्ट रेंज है इंडेक्स की। यहाँ पे BSE की लिस्टेड 500 कंपनियां जो टॉप की हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। ये रिप्रेजेंट करता है ऑलमोस्ट एंटायर लिस्टेड, जितनी भी एग्रो सेक्टर की 500 कंपनियां हैं वो इसमें आ जाती हैं। अभी तक हमने जितनी इंडाइसेस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे BSE फ्लैगशिप के थे, BSE एक्सचेंज के थे। अभी NSE एक्सचेंज पे कौन कौन से इंडाइसेस लिस्टेड हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है निफ्टी 50। निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स है NSE का। ये देश की टॉप 50 कंपनियां जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, जो मोस्ट लिक्विड कंपनियां हैं अक्रॉस ऑल द सेक्टर, उनको ट्रैक करता है, वो इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो देश की 51 से 100वें नंबर तक की जो कंपनी रैंकिंग में है, जो लिक्विड हैं, वो इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद नंबर आता है निफ्टी 100 का। निफ्टी 100, निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50, इन दोनों को मिलाकर निफ्टी 100। निफ्टी 200, इसमें देश की टॉप 200 कंपनियां सम्मिलित हैं। निफ्टी 500, निफ्टी 500 में देश की टॉप 500 कंपनियां सम्मिलित हैं।
ये लार्जेस्ट एनएसई इंडेक्स है 500 कंपनी का। ये लगभग 95% फ्री फ्लोट मार्केट कैप को कवर कर लेता है। इसके अलावा कुछ अदर इंडेक्स हैं जैसे कि SX40 है, ये बेंचमार्क इंडेक्स है MCX SX जो कि अब MSCI है। इसमें लार्ज कैप कंपनी 40 ट्रैक 40 लार्ज कंपनियों को करता है जो लिक्विड कंपनियां हैं SX40, इसीलिए इसका नाम SX40 है। इसमें 40 कंपनियां ट्रैक करता है। ये अल्टरनेटिव बेंचमार्क है MSCI का। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसिस। हमने इंडाइसिस को डीपली समझ लिया कि इंडाइसिस कैसे कैलकुलेट होते हैं, इंडाइसिस के कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इंडाइसिस का मैनेजमेंट रिवीजन सब कैसे होता है। अब हम समझते हैं इंडाइसिस का एप्लीकेशंस क्या है। इंडाइसिस को जब कंस्ट्रक्ट किया गया था, अर्लियर ही इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था कि ये बाजार की ओवरऑल डायरेक्शन बताएं, लेकिन उसके बाद में इसके मॉडर्न एप्लीकेशंस भी आ गए हैं। इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड ही है जो एक स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करता है। स्पेसिफिक इंडेक्स वो किसी को भी फॉलो कर सकता है, निफ्टी 50 को या सेंसेक्स को। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडेक्स रिटर्न दे रहा है उसके इक्विवेलेंट रिटर्न ये जनरेट कर सके। जितनी भी उस इंडेक्स में कंपनियां हैं, जिस प्रोपोर्शन में है, जिस वेटेज में है, उसी प्रोपोर्शन में ये उन स्टॉक्स में निवेश करता है। जैसे कि सेंसेक्स फंड है। सेंसेक्स फंड जो सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, उन्हीं 30 कंपनियों में जो वेटेज है उसी के सेम प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करता है। उसका रिटर्न जितना सेंसेक्स रिटर्न देगा उससे हल्का सा कम होगा, थोड़ी सी स्मॉल ट्रैकिंग एरर होगी। ऐसी निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का जो फंड होगा, जो देश की निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, 50 टॉप कंपनियां हैं, ये उन्हीं 50 टॉप कंपनियों में जिस प्रोपोर्शन में, जिस वेटेज में वो निफ्टी 50 में है, उसी वेटेज में उसमें इन्वेस्ट करेगा। ट्रैकिंग एरर क्या है? ट्रैकिंग एरर है फंड मैनेजमेंट का एक्सपेंसेस। जो फंड मैनेजर रखा हुआ है, उस फंड मैनेजर को जो पेमेंट मिलेगी उसका एक्सपेंसेस जो होगा, कैश होल्डिंग या रिडिप्शन में जो चार्जेस लगेगा, वो सारा का सारा वो ट्रैकिंग एरर कहलाता है। ये इम्पैक्ट है, स्मॉल डेविएशन होता है फंड रिटर्न और इंडेक्स रिटर्न में। इंडेक्स रिटर्न और फंड रिटर्न में थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर का डिफरेंस है। इंडाइसिस का नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंडेक्स डेरिवेटिव में। इंडेक्स डेरिवेटिव आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में इंडाइसिस को एज ए अंडरलाइंग एसेट यूज किया जाता है। इंडेक्स के फ्यूचर और ऑप्शन मोस्टली डेरिवेटिव प्रोडक्ट में ट्रेड हो रहे हैं। इनका मेन यूज है, हम अपने आप को मार्केट के रिस्क से हेज करते हैं। इन्वेस्टर और ट्रेडर डेरिवेटिव को अपना रिस्क, अपना पोर्टफोलियो को एडवर्स मूवमेंट में, अगर मार्केट में कोई एडवर्स मूवमेंट आ जाए, उससे रिस्क प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए डेरिवेटिव को यूज करते हैं। इनकी की फीचर हैं, यहाँ पे कोई स्टॉक्स अंडरलाइंग एसेट ना होकर यहाँ पे इंडेक्स होता है। जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बैंकेक्स हो गया, ये सारे के सारे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन की एज ए अंडरलाइंग एसेट ये इंडेक्स यूज किए जाते हैं। इनमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए ये इफिशिएंटली इनमें रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन इंडाइसिस ग्लोबली यूज किए जाते हैं। इंडाइसिस का लास्ट एप्लीकेशन है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETFs। ETF एक सिक्योरिटी की बास्केट है, उसमें स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटी कुछ भी एज ए सिक्योरिटी हो सकता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, जस्ट लाइक ए इंडिविजुअल स्टॉक। ये मान लो कि म्यूचुअल फंड है, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इनमें दोनों के कॉम्बिनेशन फीचर होते हैं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड है और स्टॉक्स की तरह इजीली ट्रेडेबल है। इसमें फैसिलिटी होती है एक्सचेंज ट्रेडेड की। ये एक्सचेंज से किसी भी टाइम बाई किया जा सकता है, किसी भी टाइम सेल किया जा सकता है मार्केट आवर में। इसमें इंट्राडे ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल है, जैसा कि म्यूचुअल फंड में इंट्राडे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है, यहाँ पे हम स्टॉक की तरह इंट्राडे ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, इसको सेल भी कर सकते हैं, शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। बास्केट ट्रेडिंग है, जैसे हम
म्यूचुअल फंड में अपना रिस्क मैनेज करते हैं, डाइवर्सिफाइड रहता है। इसी तरह यहाँ पे बास्केट ट्रेडिंग है, मल्टीपल सिक्योरिटी में इन्वेस्टर का एक्सपोजर रहता है और वो एक पोर्टफोलियो की तरह एक सिंगल यूनिट में बाई करता है। खरीदेंगे तो हम एक ETF, पर वो एज ए पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी उसमें कई सारे मिले हुए होंगे। यहाँ पे हम स्मॉलर डेमोनेशन से ही, छोटे से पैसे से ही हम, स्मॉलर यूनिट से ही हम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत लो होती है म्यूचुअल फंड के कंपेयर में, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं और ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर जो है वो मिनिमम है, क्योंकि ETF इंडेक्स पे ही काम करते हैं। ETF, म्यूचुअल फंड, इनके बारे में जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट में हाउ टू इन्वेस्ट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के पॉसिबली जितने भी क्वेश्चन बच सकते हैं वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आई होप इंडेक्स को लेकर अभी आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।